चलिए जी। गुड मॉर्निंग सबको। बातें बंद भाई। लेक्चर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका बीएनएस और बीएनएसएस के प्रोविजंस है आपके, जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल आसान सा, वो है जी समरी ट्रायल्स। ठीक है जी। समरी प्रोसीजर आप सबने पढ़ लिया था? बोलो भाई। बातें बंद। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समरी प्रोसीजर। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है जी? समरी ट्रायल्स। मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे समझो। पहले सीआरपीसी होता था जी, और सीपीसी सिविल डिस्प्यूट्स के लिए भी सिविल जो केसेस हैं उनको कैसे कंटिन्यू करेंगे उसको बताने के लिए है सिविल प्रोसीजर कोड। और जो आपके क्राइम होते हैं उसमें क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी उसके लिए क्या होता था? सीआरपीसी होता था। ठीक है जी। फास्ट ट्रैक सुना है जनरली? ठीक है जी। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर एक अलग चीज होती है जिसमें पूरी प्रोसेस को तेजी से चलाया जाता है। आई बात समझ में? कुछ डिस्प्यूट ऐसे होते हैं, ठीक है जी, या ऐसे कह लो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कम ग्रीवियस नेचर के हैं। कुछ डिस्प्यूट ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स या ये कह लो ऐसे ऑफेंसेस में, ठीक है जी, ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसे ऑफेंसेस में क्या होता है जी? ज्यादा लंबा केस ना चला करके क्या होता है, एक ही बारी की सुनवाई, दैट इज कुछ ही सुनवाई में क्या कर दिया जाता है? फैसला कर दिया जाता है। तो सीपीसी में जब सिविल डिस्प्यूट्स की बात आई तो वहां पे नाम रखा गया समरी प्रोसीजर। कि समरी प्रोसीजर में क्या होगा, जैसे ही प्लेंट फाइल होगी, ठीक है, जिसे सीआरपीसी में कंप्लेंट कहते थे, ठीक है जी, ऐसे समझ लो दो पार्टीज का सिविल डिस्प्यूट है। एक पार्टी ने जब अपनी शिकायत दर्ज करवा दी, डिस्प्यूट रजिस्टर करवा दिया प्लेंटिफ ने, तो वहां पे क्या होता था? डिफेंडेंट को समन भेजा जाता था, और कितने दिन का टाइम दिया जाता था? 10 डेज का। याद है ना? देखो फिर से सुन लो, जब सीपीसी में बात आई, देखो जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में समरी नहीं दी होती है, लास्ट में आप पढ़ते हो समरी भी क्या सीखा, इन शॉर्ट क्या क्रक्स है, ऐसे समझ लो। पूरे चैप्टर के हम बोलते हैं ना समरी में दे दो जी, ठीक है, या शॉर्ट में बता दो। तो सेम वही बात है कि पूरी प्रोसेस ना चला करके समरी, दैट इज एक ही बारी में सारी बातें सुन के उसी समय तुरंत क्या कर दिया जाएगा? फैसला कर दिया जाएगा। अब सीपीसी में इस चीज को बुलाया जाता है समरी प्रोसीजर, और सीआरपीसी में इसे बुलाते थे क्या? समरी ट्रायल। समझ गए भाई? फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे भी तुरंत प्रभाव से फैसला लिया जाएगा, ये कह लो एक ही सुनवाई में, और यहाँ पे भी ऐसा होता था कि सीपीसी में तो खैर ऐसा था कि आप प्लेंट फाइल करो, आपके फेवर में ही केस आएगा। डिफेंडेंट को अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी तो उसे लीव टू डिफेंड अप्लाई करनी होती थी 10 डेज के अंदर अंदर। अगर वो चाहता है तो लीव टू अपियर, दैट इज उसे, अगर वो डिफेंस करना चाहता है डिफेंडेंट, तो उसे 10 दिन में बताना पड़ता था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ जी, अपना डिफेंस करना चाह रहा हूँ। आई बात समझ में? समरी ट्रायल में भी ऐसा ही था कि समरी ट्रायल में वो केसेस आते हैं, वो ऑफेंसेस आते हैं जनरली जो कम सेवियर नेचर के होते हैं। समझ गए? पेपर में ध्यान देना, समरी प्रोसीजर आए तो जो हमने सीपीसी में पढ़ा था वह लिख के आना है, और समरी ट्रायल आता है तो हमें क्या करना है जी? अब बीएनएसएस में भी इसे कंटिन्यू किया गया है, समरी ट्रायल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ठीक है जी। पहले ये बता रहे क्या है समरी ट्रायल। देखो पहले सीआरपीसी होता था, अब क्या हो जाएगा आपका? बीएनएसएस। समझ गए भाई? समरी ट्रायल एक स्पीडी ट्रायल है, ये वाली लाइन ना पहले थी एज इट इज मॉड्यूल में, उसी को उठाया गया आपके। कि समरी ट्रायल एक स्पीडी ट्रायल होता है जिसमें बाय डिस्पेंसिंग विद फॉर्मेलिटीज, मतलब फॉर्मेलिटीज को छोड़ देते हैं, और डिले इन प्रोसीडिंग्स, या जिन चीजों से प्रोसीडिंग्स में डिले होने वाली है उसे क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। यानी कि बाय समरी केसेस इज मेंट अ केस विच कैन बी ट्राइड एंड डिस्प्यूट। समरी केसेस भी पूछा जाए तो भी समरी ट्रायल ही बता के आना भाई। कह रहे समरी ट्रायल एक ऐसे प्रोसीजर होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेलिटीज को साइड में रख करके स्पीड से क्या किया जाता है? केस को डिसाइड किया जाता है। समरी केसेस मेंट अ केस व्हिच कैन बी ट्राइड एंड डिस्पोज्ड ऑफ एट वंस। समरी केसेस ऐसे होते हैं जिसे एक ही बारे में क्या कर दिया जाता है? डिस्पोज कर दिया जाता है। एंड जनरली इट विल अप्लाई टू सच ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। और ये जनरली वहां पे फॉलो होता है जहां पे सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं होती। यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट कितनी जी जा सकती है? बोलो भाई। 2 years। तो वहां पे क्या होता है? ये आपका अप्लाई होता है। अब समरी ट्रायल से रिलेटेड बीएनएसएस में ये टाइम पीरियड चेंज करके 3 years कर दिया गया है। यहाँ पे 2 की जगह 3 कर लो, क्योंकि ये लाइन मॉड्यूल से उठाई गई है।
ठीक है जी, पहले 2 होता था, अभी यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब आगे प्रोविजंस पढ़ोगे तब देखने को मिलेगा कि 3 साल तक की सजा जिसमें मिलती है उन्हीं ऑफेंसेस के लिए क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? यानी कि ऐसे केसेस का समरी ट्रायल नहीं हो सकता जहां पे सजा कितने समय से ज्यादा की हो, 3 साल से ज्यादा एक्सीडिंग अगर इम्प्रिजनमेंट है तो वहां पे समरी ट्रायल नहीं हो सकता। समझ गए भाई? जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे यहाँ दिए गए हैं। सेक्शन बोलो भाई 283 सबसेक्शन 1 किसका ऑफ द BNSS सेट्स आउट द प्रोविजंस फॉर समरी ट्रायल्स। क्या कहता है ये? कह रहे इट्स स्टेट्स। ठीक है, ये क्या कहता है? इट्स स्टेट्स क्या? बोलो भाई कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन BNSS में जो कुछ भी लिखा गया है उसके साथ ना चलते हुए, ठीक है जी, एनी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सिर्फ ये दो याद कर लें। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? शेल पक्का पक्का ट्राई करेंगे इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। समझ गए? आपके याद करने वाले पॉइंट्स हैं, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। इन इन केसेस में क्या होता है? पक्का पक्का समरी ट्रायल ही होगा। समझ गए भाई? इन केसेस में हमेशा पक्का पक्का क्या होता है? समरी ट्रायल होता है। डन? कौन कर सकता है समरी ट्रायल? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल क्या करेंगे? ट्रायल चलाएंगे। कैसे? समरी वे से। किन ऑफेंसेस में? इन ऑफेंसेस में। सबसे पहला ऐसे पढ़ो, थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। यानी कि ऐसा किस चीज का? चोरी का ऑफेंस है। थेफ्ट, चोरी की गई है और कितने की चोरी हुई है? जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की जो चोरी हुई कितने तक है? वो 20,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 303 अंडर सबसेक्शन 2 या सेक्शन 305 या सेक्शन 306 ऑफ BNS। समझ गए भाई? कह रहे BNS के इन सेक्शंस में जो चोरी बताई गई है वो उस चोरी में अगर 20,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? समरी ट्रायल चलाना पड़ेगा। क्लियर? बोलो भाई। डन? दूसरी बात, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। अब मान लो चोरी की है इस गुड़िया ने, ठीक है जी, लेकिन चोरी का सामान रखा है इस गुड़िया ने छुपा करके अपने पास, या इसने रिसीव किया है, तो कह रहे उस पर्सन को, दैट इज ऐसे ऑफेंसेस में जब ऑफेंस होता है क्या कि आपने चोरी किया गया सामान रखा है या आपने रिसीव किया है और उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है। और ऐसा ऑफेंस जो कहां बताया गया है? सेक्शन 317 और सबसेक्शन 2 में BNS के। तो वहां पे भी क्या होगा जी? समरी ट्रायल चलाना पड़ेगा। डन? कर लोगे याद? बोलो भाई। सेक्शन याद कर लेना, पेपर में अगर याद ना हो तो गलत मत लिख के आना, सिर्फ इतना लिखाना। ठीक है जी, जितना ये हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, इन शॉर्ट ये पॉइंट। सेक्शन अगर भूल जाओ तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कि ऐसी चोरी जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, 20,000 से ज्यादा नहीं होती। वैसे सेक्शन याद कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा भाई। डन? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 317 ऑफ BNS, जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है। यानी कि आप किसी की मदद कर रहे हो किस चीज में? छुपाने में। किसको? उस चोरी की गई प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। समझ गए भाई? क्लियर? श्योर? डन? पहले तीन किस चीज से रिलेटेड है? बोलो भाई। थेफ्ट से। इसके बाद कह रहे ऐसे ऑफेंसेस सेक्शन 331 सबसेक्शन 2 एंड 3 के तहत जो आते हैं किसके? BNS के। यहाँ पे सेक्शन याद करना है और कुछ नहीं बताना। ठीक है, आपके मॉड्यूल में सारी चीजें नहीं दी गई है। पहले तीन किससे रिलेटेड थे? या तो थेफ्ट, या रिसीव कर रहे हैं, या असिस्ट कर रहे हैं, कंसीलमेंट करवा रहे हैं उस थेफ्ट की गई प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है। फिर आपके ऑफेंसेस जो 331 के सबसेक्शन 2 और 3 के तहत हैं। या फिर देखो क्या लिखा आगे पढ़ना, इंसल्ट। ठीक है जी, इंसल्ट की गई किस सोच के साथ कि जो सुख शांति है वो खत्म हो जाए, दैट इज कुछ शरारत हो जाए या कुछ माहौल खराब हो जाए। ठीक है जी, अंडर सेक्शन बोलो भाई 352
या क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं आप 351 सबसेक्शन 2 और 3 के तहत। आई बात समझ में? किसी को उकसा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो जाए, जो पीस इस्टेब्लिश हो रखी है वो खराब हो जाए। समझ गए भाई? अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, ठीक है जी, बहकावे में लेना या कुछ इस तरीके से जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, एंड एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। अब इस चीज को ना या तो लिख लेना या इसको ऐसे पढ़ो, साथ में पढ़ लेना। इसमें ना वैसे ज्यादा जिक्र आता नहीं है, आप ना इसको ऐसे पढ़ो। देखो पहले ना ये वाला सेक्शन होता था, सेक्शन 260, आपको याद नहीं करना, जो पहले बताया गया था सेम चीजें थी, ठीक है, बस कुछ और मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया था, अब उनको बदल दिया। क्या होता है, देखो ऐसे ना लिस्ट दी जाती है, ये एज इट इज है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो अगर आप चाहो। BNSS भी दिखा देता हूँ। समरी ट्रायल का सेक्शन बताओ फटाफट से। 283, ठीक है। फोरगोइंग ऑफेंसेस का मतलब बताएगा कोई? हम्म, जो चलता है, चल रहा है। देखो ऐसे समझो, जब प्रॉपर सेक्शन सब सेक्शन हम पढ़ते हैं तो देखो ऐसे बताते हैं। क्लोज वन ने क्या बोला? थेफ्ट। फिर क्या बोला? रिसीविंग और बोलो भाई रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। फिर क्या बोला? असिस्टिंग, ठीक है जी। फिर क्या बोला? ऑफेंसेस अंडर 330। फिर क्या बोला? इंसल्ट करना इस तरीके से ब्रीच ऑफ पीस हो जाए। फिर क्या बोला? अब समझो, देखो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे आने से पहले, तो अभी तक किन ऑफेंसेस का जिक्र चल रहा है बताओ? इन वाले, थेफ्ट, या फिर रिसीव करना स्टोलन प्रॉपर्टी को, या असिस्ट करना इन कंसीलमेंट ऑफ थेफ्ट प्रॉपर्टी। आ रही है क्या बात समझ में? स्टोलन प्रॉपर्टी, बोलो भाई, इनका जिक्र चल रहा है। तो देखो इस तरीके से बनाया गया प्रोविजन कि अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस या एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। कह रहे देखो फोरगोइंग का मतलब होता है कि ये जो ऑफेंस चले आ रहे हैं, ठीक है जी, तो यानी कि ये जो ऑफेंसेस का जिक्र चला आ रहा है, अगर इनमें से कोई ऑफेंस आप करने की कोशिश करते हो, आई बात समझ में, या फिर आप उकसा रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो इन ही ऑफेंसेस को करने में, ठीक है जी। फोरगोइंग ऑफेंसेस मतलब जिनका जिक्र हो रहा है। अगर यहाँ पे ये ऑफेंसेस नहीं लिखे होते मान लो, तो फिर इस पॉइंट का कोई अर्थ नहीं निकलता। फोरगोइंग ऑफेंसेस मतलब ये वाले ऑफेंसेस जिनका अभी जिक्र होता आ रहा है, यानी कि जिनके लिए आप समरी ट्रायल कर सकते हैं, दैट इज करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, शेल मजिस्ट्रेट को पक्का पक्का। इन्हीं ऑफेंसेस को या तो आप कमिट कर दो या आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बार बार नहीं लिखा कि अटेम्प्ट कर रहे हैं एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, यानी कि जिनका यह जिक्र हुआ है, इन्हीं ऑफेंसेस को अगर आप करना चाह रहे हैं, और वहां पे अटेम्प्ट भी अगर क्या होता है, ऑफेंस होता है, तो भी क्या होगा जी? समरी ट्रायल चलेगा। और लास्ट क्या कहता है? एनी ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ये दूसरा एक्ट है, BNS में नहीं लिखा गया, इस एक्ट में भी ऑफेंस बताया गया सेक्शन 20 में, ठीक है जी। कैटल ट्रेसपासिंग तो समझते हो, कैटल समझते हैं क्या भाई? जो लोग जनरली जैसे गाय भैंस, ठीक है जी, भेड़ बकरियां पाल लेते हैं, ठीक है जी, और आपकी भेड़ बकरियां या गाय या भैंस जो भी, ठीक है जी, वो क्या करता है, क्रॉस करके जनरली दूसरे खेतों में नहीं चला जाता, किसी के फसल को नुकसान वगैरह पहुंचा देते हैं। तो कैटल ट्रेसपेस एक्ट है, उसमें प्रोविजंस बताए गए, तो उसके सेक्शन 20 में ऑफेंस बताया गया। तो कह रहे उसकी भी अगर शिकायत आती है तो वहां पे भी क्या करना पड़ेगा? समरी ट्रायल करना पड़ेगा। डन? दोबारा से पढ़ लेना, सेक्शन 283 ने क्या बताया, समरी ट्रायल के बारे में बताया। और मैं पहले बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में, 4 नंबर में। समरी ट्रायल स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्रायल समरली, ठीक है जी, समरी ट्रायल ही चलाएंगे
पक्का पक्का किन ऑफेंसेस में? या तो थेफ्ट है जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं है, बोलो भाई 20,000 से, या असिस्ट किया गया है, कंसीलमेंट किया गया है, रिसीव किया गया है किसको, स्टोलन प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, 20,000 तक की वैल्यू, तो वहां पे भी समरी ट्रायल चलेगा। या फिर जिन ऑफेंसेस का जिक्र हुआ है, यानी कि जितने ऑफेंसेस आपने पढ़े हैं, ये अगर आप अबेट दैट इज किसी को उकसा रहे हो, मदद कर रहे हो, ये कह लो, या फिर अगर कोशिश की थी, कोशिश सफल नहीं हुई, उसको भी ऑफेंस अगर माना जाता है तो समरी ट्रायल चलेगा। या फिर कैटल ट्रांसपेस एक्ट के सेक्शन 20 में जिस चीज की कंप्लेंट की जाती है ऑफेंस माना जाता है, समझे, उसको भी क्या किया जाएगा भाई, समरी ट्रायल चलाया जाएगा। डन। तीन ही पॉइंट याद करने हैं। पहला, इन केसेस में समरी ट्रायल हो सकता है, और वैसे अगर हम बोले तो समरी ट्रायल और कहां हो सकता है, जहां पे 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती उन ऑफेंसेस में, लेकिन इनका पक्का पक्का होगा। समझ गए ना? एक तो चॉइस दी जाती है कि 3 साल तक की सजा जिन ऑफेंसेस में, वहां पे आप चाहो तो समरी ट्रायल कर सकते हो। एक तो मे वर्ड होता है और एक शेल होता है। अभी जो आपने ऑफेंसेस पढ़े वहां पे क्या यूज किया गया है, शेल, कि ये जो ऑफेंसेस आपने पढ़े इनमें पक्का पक्का क्या होगा, समरी ट्रायल होगा। आ गई बात समझ में? और जो बाकी ऑफेंसेस है जहां 3 साल तक की सजा है, वहां पे क्या हो सकता है, चॉइस है कि समरी ट्रायल चला सकते हैं। समझ गए भाई? ये 2 पॉइंट याद करने, पहला इन केसेस में पक्का पक्का होता है, और दूसरा जहां पे 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती उन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है। और तीसरी बात, समरी ट्रायल जब होता है तो कितनी सजा सुनाई जाती है, 3 मंथ्स तक की। इससे ज्यादा समरी ट्रायल में क्या नहीं होती, सजा नहीं सुनाई जाती। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द अक्यूज्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ट्राई कर सकते क्या, इन अ समरी वे, क्या ऑल और एनी ऑफ द ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 years। यानी कि इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पे 3 साल तक की सजा लिखी गई है उन केसेस में चाहे तो क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल किया जा सकता है। समझ गए भाई? बोलो भाई। डन। और जो ऊपर ऑफेंसेस पड़े हैं वहां पे पक्का पक्का समरी ट्रायल ही होता है। However, no appeal shall lie against the decision of magistrate to try a case in summary way under section 283 subsection 2। इस चीज की कोई अपील नहीं कर सकते अगर मजिस्ट्रेट ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पे समरी ट्रायल चलाया जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 years है, ऊपर 2 था, मैंने आपको करवा दिया, वहां 3 years कर लेना भाई। सीआरपीसी में 2 years होता था, अब कितना है, 3 years। डन। अच्छा एक बात बताओ, समरी ट्रायल शुरू कर दिया, बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे समरी ट्रायल पॉसिबल नहीं है, तो क्या उसको नॉर्मल प्रोसेस में शिफ्ट किया जा सकता है? कर सकते हैं। When in course of summary trial it appears to magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily। ठीक है जी, समरली इसको नहीं चलाया जा सकता, तो मजिस्ट्रेट शेल रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामाइंड एंड प्रोसीड टू रीहियर द केस इन मैनर प्रोवाइडेड बाय बीएनएसएस। तो फिर क्या करेंगे, जैसे आमतौर पे केस चलता है वैसे ही इस केस को चलाएंगे। ओके। एंड 285 आता है सेक्शन, और ये बताता है क्या, जो प्रोसीजर बताया बीएनएसएस में समन केसेस के लिए शेल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। ठीक है जी, कह रहे वैसे जो प्रोसीजर बताया जाता है समन केसेस में वो फॉलो किया जाएगा। समरी ट्रायल में नो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर चैप्टर 22। लिख लेना यहाँ पे इस तरीके से, नो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग शैल बी पास्ड इन द केस, या लिख लेना इन द समरी ट्रायल केस, या समरी केस लिख लेना, या समरी ट्रायल लिख लेना। डन। कितने साल तक की सजा सुना सकते हैं, 3 साल तक की, 3 महीने तक, ठीक है, साल नहीं, सिर्फ 3 महीने तक की मैक्सिमम सेंटेंस सुनाई जा सकती है। ठीक है जी। ऑफेंसेस देखने हैं ना, ऑफेंसेस तो वो वाले उठा लिए जिनमें 3 साल से कम की सजा है। ठीक है, ये बहुत पेटी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे ऊपर बताया 20,000 तक की चोरी या चोरी का सामान रिसीव किया है। अब ऑफेंस वो उठाए गए जहां 3 साल से कम की सजा है। 1 साल से कम वाले भी उठा सकते थे, लेकिन ये देखा, ये लगा कि हाँ 3 साल तक वाले ठीक है, तो 3 साल तक के उठा लिए। डन। पहले 2 years तक था ना, अब क्या बोल दिया, 3 years तक के जितनी पनिशमेंट होती है जिन ऑफेंसेस में, उनका समरी ट्रायल हो सकता है। बोलो भाई। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ये तो सजा की बात है ना बेटा, इसको 3 लिखा है, 6 भी लिख सकते थे। जनरली छोटे मोटे अपराध होते हैं, 3 महीने की जेल कम थोड़ी होती है वैसे। ठीक है, तो फिर समरी ट्रायल भी तो चल रहा है ना, कि जहां साफ स्पष्ट दिख रहा है, जहां ज्यादा एविडेंस या ज्यादा ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, अगर चोरी बहुत बड़ी है तो फिर नहीं रखा, उसका समरी ट्रायल हो ही नहीं सकता। डन। श्योर।
In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reasons for the finding. जहां पे सामने वाला गिल्टी नहीं मान रहा तो मजिस्ट्रेट चेक करेंगे और अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे सारे एविडेंसेस के बेसिस पे कि इन बेसिस पे हमने क्या किया जी, डिसीजन लिया है। समझ गए भाई? पेटी ऑफेंसेस के केसेस में ही होता है जी, इसके अलावा नहीं होता। ठीक है क्या? बोलो भाई। ये एक टॉपिक खत्म होता है यहाँ। डन? श्योर? इसके बाद एक अलग टॉपिक आता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो करने अलाउड नहीं होते, जिसमें आपने पढ़ा होगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो वहां पे पढ़ा भी होगा कंपाउंडेबल। ठीक है जी, ऑफेंसेस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया और आप कहते हैं जी चलो हम समझौता कर लेते, दैट इज हम क्या कर लेते हैं, कंपाउंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें अलाउड नहीं होती, क्राइम की कभी भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। आई बात समझ में? लेकिन आईपीसी भी बताता था और बीएनएस भी बताता है, बीएनएसएस भी, और वहां पे सीआरपीसी में भी जिक्र था इस चीज का। देखो आईपीसी ऑफेंस बताता था और सीआरपीसी लिस्ट देता था कुछ ऐसे ऑफेंसेस के जहां पे कंपाउंडिंग अलाउड होती थी। अब यहाँ पे बीएनएस ने बताए ऑफेंसेस, बीएनएस ने, और बीएनएसएस ने क्या बताए हैं आपके, बोलो भाई, कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है थेफ्ट, चोरी हुई। ठीक है जी, तो जिसके घर चोरी होती है, ठीक है जी, उसको पावर दी गई है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, सजा ना दिलवा करके, समझौता वर्ड यूज कर रहे हैं, वैसे इसको कंपाउंडिंग बोला जाता है कि कुछ दैट इज, अब जैसे चोरी हो गई तो कंपाउंडिंग कैसे होगी, ओनर क्या बोलेगा जी, जिस चीज की चोरी की थी मेरा वो सामान लौटा दो, सॉरी फील करवा दो, कुछ डैमेजेस पे करवा दो। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अगर है तो वहां पे कंपाउंडिंग अलाउड होती है, अदरवाइज ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती, कभी भी कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती है। बीएनएसएस बताता है जैसे वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, किसी को चोट पहुंचाई है जानबूझ करके, तो जिसे चोट लगी है, ठीक है जी, वो क्या कर सकता है, बोलो भाई, कंपाउंडिंग कर सकता है। ये सेक्शंस बताए हैं। रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग एनी पर्सन, किसी को गलत तरीके से बंदी बना के रखा है, कैद करके रखा है, तो वो पर्सन जिसे कैद करके रखा था वो क्या कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है। असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है जी, तो वहां पे जिस पर्सन को असोल्ट किया गया, जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज हुई थी, वो क्या कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है। आई बात समझ में? बोलो भाई। इसके अलावा ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती। आई बात समझ में? बोलो भाई। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडिंग होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे पहले ही कंपाउंडिंग पॉसिबल होती है। अब पढ़ते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस एनुमरेट्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। एक चीज और बता दूं, अभी तक आप जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने चैप्टर में पढ़े हैं, मैक्सिमम कंटेंट आपका बीएनएसएस से रिलेटेड है। बीएनएस कितने पॉइंट्स नहीं आए अभी। आई बात समझ में? बीएनएसएस के ही प्रोविजंस चल रहे हैं आपके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस पढ़ रहे हो आप, जैसे समरी ट्रायल पढ़ा, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो, सर्च वारंट पढ़ा था कल, ठीक है जी, आ रही है क्या बात समझ में? प्रोसीजर पढ़ा था, समन का प्रोसीजर पढ़ा था, तो ये चीजें क्या है आपकी बीएनएसएस की है। बीएनएस तो ऑफेंस बताता है, अभी एक दो टॉपिक और पढ़ लो, उसके बाद बीएनएस शुरू हो जाएगा, फिर आपको ऑफेंसेस दिए गए हैं, फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको ये बताया जाएगा ये ऑफेंस होता है, इसके ये सजा होती है, इस ऑफेंस को इस तरीके से कमिट किया जाता है और इसकी ये सजा होती है। आई बात समझ में? बोलो भाई। अभी बीएनएसएस के प्रोविजन चल रहे हैं। सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस क्या बताता है, प्रोविजन बताता है किससे रिलेटेड, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड। कंपाउंडिंग मींस सेटलमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट करवा देना उस पर्सन के जिसने ऑफेंस किया है, एंड द सेटलमेंट मस्ट बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सेटलमेंट दोनों पार्टीज के कंसेंट होनी चाहिए और बाय कोर्ट ऑफ लॉ। देयर मे बी द टाइम्स व्हेन पार्टीज टू सूट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट एंड दे वांट टू सेटल इट आउट ऑफ द कोर्ट amicably, then the compounding comes into picture. In such case future proceeding do not take place in the court। करे कई बार कैसा होता है कि ना, इस तरीके से चीजें चलती है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो दोनों पार्टीज सेटल करना चाहती है उसे आउटसाइड द कोर्ट, तो उन केसेस में सेटलमेंट हो जाती है, तो यानी कि कंपाउंडिंग हो जाती है और बाद में वो केस कोर्ट में आगे नहीं चलता है। आई बात समझ में? बोलो भाई, समझे क्या?
अब बताया गया कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और कब कंपाउंडिंग हो सकती है। कुछ एक एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शंस ऑफ बीएनएस 2023। पहले दो कॉलम ये बता रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस है किस सेक्शन में है, और अगला ये बता रहा है कि कंपाउंडिंग कौन कर सकता है थर्ड कॉलम में। समझ गए भाई? डन। एग्जांपल्स कह रहे ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ बीएनएस, ठीक है जी, ये बताया गया है। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस इज पेंडिंग बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम ऑफ दैट टेबल। फिर आगे ये लिस्ट और दी गई है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मेरे करवाने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है क्या? डन। ठीक है, पढ़ लोगे? कह रहे कोर्ट में केस शुरू होने से पहले ही कंपाउंडिंग करवाई जा सकती है इन केसेस में जो बताया। डन। एक टॉपिक और पूरा है, पेपर में पहले भी ये क्वेश्चन आता था, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। ओके, बोलो भाई। आज के लेक्चर में हमने अभी तक एक टॉपिक क्या डिस्कस किया है, समरी ट्रायल। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। आसान है। डन। बोलो भाई। तीसरा टॉपिक क्या अब, बेल। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। और इसमें से जनरली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो बेल पे नहीं आता, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है ये आता है। समझ गए भाई? डन। आप सबको पता है वैसे बेल क्या होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था। बेल का मतलब होता है जब एक पर्सन जो एक्यूज्ड है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे पुलिस कस्टडी में ना रख करके, ठीक है जी, वो फ्री होना चाहता है, तो इसके लिए किसी और पर्सन को उसके लिए श्योरिटी बनना पड़ता है, ठीक है जी, और बेल करवाई जाती है। बेल बॉन्ड भरना होता है, बेल बॉन्ड साइन करना होता है, फिर बेल होती है। समझ गए क्या? बोलो भाई। इसे बेल कहते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 478, हिंदी में क्या बोलते हैं बेल को, जमानत। डन। ठीक है जी। और यहाँ पे ये मत लिखाना कि जो बेल करवाता है बेलर होता है, जिसकी बेल होती है वो बेली होता है, ठीक है ना? वैसे हिंदी में जमानत करवाने वाले को जमानती बोलते हैं, ठीक है, यहाँ मत बेली लिखाना, बेलर बेली। When any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained, मतलब जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए, देखो क्या लिखा है, when any person other than a person accused of non-bailable offense, यानी कि किस कौन सा ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। नॉन बेलेबल में तो बेल नहीं मिलेगी, पहले आई बात समझ में, बेल नहीं होती है। तो कह रहे जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ऐसे ऑफेंस के लिए जो एक्यूज्ड है, किस ऑफेंस का, अदर देन, बोलो भाई, नॉन बेलेबल, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है बिना वारंट के बाय एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है जी, बोलो भाई, और अपीयर्स और इज ब्रोट बिफोर ए कोर्ट, या वो कोर्ट के सामने जाता है, उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है, एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम व्हाइल इन कस्टडी ऑफ द सच ऑफिसर, और वो उस समय पे तैयारी कर लेता है या किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग्स के दौरान उस कोर्ट के सामने किस चीज की तैयारी कर लेता है, टू गिव बेल, तो सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि वो पर्सन अगर बेल देने के लिए रेडी हो जाता है किसी भी समय, आई बात समझ में, प्रोसीडिंग्स के दौरान या जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, अगर वो पर्सन बेल देना चाह रहा है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, किस पे, बोलो भाई, बेल पे। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या ये चीज? बोलो भाई। डन। देखो क्या लिखा है, हाउएवर सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक्स फिट मे और शेल इफ सच अ पर्सन इज इंडिजेंट एंड इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी। इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, पहले भी पढ़ा है ये, गरीब, अत्यधिक गरीब। आई बात समझ में? हाँ जी, सही कह रहे मनीष, ठीक है। कह रहे कोई ऑफिसर या कोर्ट अगर उन्हें लगता है, ठीक है जी, तो वो या तो कर सकते या कर देंगे पक्का पक्का, कब, अगर वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन है और वो श्योरिटी नहीं ला पा रहा है, तो कह रहे इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड फ्रॉम सच पर्सन, उस पर्सन से बेल बॉन्ड लेने की बजाय डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, तो उससे बेल बॉन्ड नहीं लेंगे, सिर्फ क्या कर लेंगे, उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेंगे कि जब जब उसको बुलाया जाएगा अपीयरेंस के लिए तब तब क्या होगा, वो आएगा। आई बात समझ में? अपीयर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। वो पर्सन क्या कर रहा है, इस चीज की श्योरिटी दे रहा है कि जब भी मुझे बुलाएंगे तब तब मैं क्या हो जाऊंगा, प्रेजेंट हो जाऊंगा। डन। आगे इसी बारे में बताया, वेर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, तो हम मान लेंगे कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है कोर्ट के पास या ऑफिसर के पास कि वो इंडिजेंट पर्सन है, वो बेल नहीं करवा पा रहा है। डन। बोलो भाई।
फर्दर नथिंग इन सेक्शन 478 shall be deemed to affect the provision of 135(3) और 492। ये मत लिख के आना चाहिए, लाइन याद है तो लिख के आ सकते हो। समझ गए क्या? बोलो भाई, क्या लिखा है? कह रहे जब भी एक पर्सन जो एक्यूज्ड है किसी अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस, और वो अगर प्रिपेयर कर लेता है या प्रोवाइड करता है क्या, बेल, तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को रिलीज कर सकते हैं। किस चीज पे? बेल पे। आई बात समझ में? कोई इंडिजेंट पर्सन है, अगर वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पा रहा है तो उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा देंगे जिसमें लिखा होगा कि हाँ फॉर हिज अपीयरेंस एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। करे आगे जैसे बता रहे हैं, जब हम बुलाएंगे तो उस समय पे उस तरीके से क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो विदाउट बेल बॉन्ड भी क्या किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 478 सबसेक्शन 1 वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ठीक है जी, बॉन्ड का मतलब जब बेल नहीं दी थी, सिर्फ उसने एग्जीक्यूट किया था कि मैं अपीयर हो जाऊंगा। बेल बॉन्ड का मतलब क्या है, जब बेल प्रोवाइड कर दी थी। अब क्या होता है, जब पर्सन बेल पे रिलीज होता है, बेल बॉन्ड पे रिलीज किया जाता है, तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है जो उसे माननी पड़ती है। आई बात समझ में? तो कह रहे जब एक पर्सन अपने बेल की कंडीशंस को नहीं मानता है, मतलब जिस समय पे जिस जगह पे बुलाया जाता है वहां नहीं आता, तो देन द कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल। तो कोर्ट उसकी बेल क्या कर सकते हैं जी, कैंसिल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? और उसको फिर से कस्टडी में लिया जा सकता है। समझ गया भाई? और अगर वो नहीं मिल रहा है तो वारंट इशू किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? तो द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल। कह रहे जो पर्सन बेल की या बेल बॉन्ड की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है जी, तो उस पर्सन को क्या किया जा सकता है जी, उसके बेल के लिए मना किया जा सकता है। when on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody and any such refusal shall be without prejudice to the power of the court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491। और उस पर्सन को दोबारा बुलाया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में? कोर्ट अपने पावर्स को इस्तेमाल करेगा और उस पर्सन को बुला लेगा और चाहे तो पेनल्टी भी लगा सकता है। डन? ओके जी, क्लियर? ये था बेल के बारे में एक टॉपिक। ओके, अब इसी का एक सब टॉपिक कह लो या एक और टॉपिक है बेल से रिलेटेड, दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, बेलेबल ऑफेंसेस में आप क्या कर सकते हो, बेल ले सकते हो। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, ठीक है जी। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, पहले से अंदाजा होना या पहले से, कोई चीज होने से पहले। जैसे हम पढ़ते हैं ना एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस पूरी हो गई सबकी? सबकी हैं? कल तक तो मना कर रहे थे आधे बच्चे, परसों पूछा था जब। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है बॉयज? आप रहने दो, बाकी बॉयज हो गई थी ना क्लासेस पूरी? बता दो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रोहित जी क्या हुआ बॉयज? बताओ। हाँ जी मनीष, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता? क्यों नहीं पता? अभी तो सारे कह रहे थे यस सर पूरी हो गई। क्या हुआ बॉयज, झूठ बोलने लग गए अब? जी सौरभ, जैनब, उदय, हार्दिक, सुमित, बंटी कहाँ है, गौरव, क्या हुआ? ठीक है, शुभम ने सही बताया भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले ही टूट जाए तो उसे एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। एंटिसिपेटरी लाइबिलिटीज या एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो ठीक उसी तरीके से एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है अरेस्ट होने से पहले ही। एंटिसिपेटरी वर्ड यूज किया गया कि जहां पे बेल प्रोवाइड कर दी जाती है एक ऐसे पर्सन को जिसको लग रहा है कि उसकी अरेस्ट होने वाली है, तो पहले से क्या कर देते हैं जी, बेल, ठीक है जी, करवा लेते हैं अपने, और उसको क्या कहते हैं जी, एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। और पढ़ लो ये चीज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 482 व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, जब भी किसी पर्सन को ऐसा लगे कि उसे विश्वास है क्या, कि क्या किया जा सकता है जी,
he may be arrested on an accusation of having committed a non bailable offense। ये ध्यान जरूर देना भाई, ठीक है जी। नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, आई बात समझ। जैसे अभी बताया था ना मैंने, एक वेब सीरीज आई है पाताल लोक सीजन 2, ठीक है जी। तो उसमें भी एक पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो खुद से ही आ जाता है अपने एडवोकेट के साथ पहले से बेल करवा करके, ठीक है जी। तो कह रहे जब एक पर्सन को ये लगता है कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है जी, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। भाई उसे लग रहा है कि मेरी अरेस्ट हो सकती है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो ही में अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कह लो, और हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है किस चीज के लिए? फॉर अ डायरेक्शन, क्या इस सेक्शन के तहत मुझे क्या किया जाए? बेल दी जाए। एंड कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट इन इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो कोर्ट डायरेक्शन इशू कर देंगे कि जब अरेस्ट होने होगी उस पर्सन की, तो उसी समय उसे क्या कर दिया जाए जी? रिलीज कर दिया जाए। किस पे? बेल पे। आई बात समझ में? बोलो भाई। और ऐसा नहीं होता कि बेल आपने मांग ली और मिल जाएगी, कोर्ट चेक करता है, ठीक है जी। When the High Court or the Court of Session makes a direction under Section 482 subsection 1, it may include such conditions in such directions in the light of the facts of particular case as it may think fit। जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्शंस देते हैं 482 सबसेक्शन 1 के तहत, तो वो चाहे तो कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है जी, उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो भी उन्हें ठीक लगती है। कैसी कंडीशंस हो सकती है जी एंटीसिपेटरी बेल जब देंगे? पहले बोलो भाई, अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है जी। इस कंडीशन पे कि ये पर्सन, जिसे भाई जो पर्सन एंटीसिपेटरी बेल मांगने आया, उसे क्या बोला जा सकता है कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी या जब भी आपको बुलाया जाएगा इंटेरोगेशन के लिए, तो उस समय पे आप क्या होंगे जी? प्रेजेंट हो जाएंगे। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा? मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन अकेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। विटनेस को ना तो वो बहकावे में लेगा, ना डराएगा, और ना कोई पैसे पूसे देने का वादा करेगा। आ रही है बात समझ में कि मेरे खिलाफ गवाही मत देना? कोई भी ऐसा पर्सन जिसे किसी केस के फैक्ट्स पता है, आई बात समझ? बोलो भाई। तो उससे ये कंडीशन भी ली जाएगी कि आप केस के विटनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो एज टू डिसवेड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द एनी पुलिस ऑफिसर। पहली कंडीशन, जब भी बुलाएंगे तब आएंगे। दूसरी कंडीशन बोला भाई, जो भी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस है उसको ना तो थ्रेट किया जाएगा, ना प्रॉमिस टू पे एनी मनी, ना बोलो भाई इंड्यूस किया जाएगा। डन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो पर्सन इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। सच अदर कंडीशन एज में बी इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ द 480 एज इफ द बेल वर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन। और वैसे कह रहे जैसे बेल दी जाती है, उनकी जो कंडीशन होती है, उन कंडीशन का भी क्या करेगा जी? वो पालन करेगा। समझ गए? बोलो भाई। डन? श्योर? ओके। If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail। मतलब कह रहे अगर बाद में उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट, ठीक है जी, एंटीसिपेटरी बेल तो मिल गई थी, बाद में मान लो कुछ ऐसी चीजें पता लगी, भाई मान लो वो कंडीशंस को तोड़ रहा है या अब अरेस्ट जरूरी हो चुकी है और पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? अपनी बेल करवा सकते हैं, जैसे प्रोविजंस होते हैं। एंड इफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड्स क्या दैट अ वारंट शुड बी इशूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under section 482। और कह रहे जब वो पर्सन आता है और उसी समय अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमें क्या करना है जी, इनके खिलाफ तो वारंट इशू करना चाहिए, तो वो उसी समय क्या कर देंगे? बेलेबल वारंट इशू कर देंगे, जिसके बेसिस पे उनकी अरेस्ट हो जाएगी और बाद में वो जो बेल के प्रोविजंस है उनको फॉलो कर सकता है। समझ गए भाई? Nothing in section 482 shall apply to any case involving the arrest of any person on acquisition of having committed an offence under section 65 and section 70 subsection 2 of BNS। मतलब जो अगर आपके ऑफेंस इन चीजों से रिलेटेड है ये दोनों, तो फिर क्या नहीं हो सकता? एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। बोलो भाई। डन। Under section 493 when any surety to a bail bond under BNSS becomes insolvent or dies, मतलब जिसने श्योरिटी दी थी बेल के लिए, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉरफिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 491, यानी कि जो बेल बॉन्ड था उसे फॉरफिट कर लिया जाता है, तो कोर्ट जिसके ऑर्डर के थ्रू वो बॉन्ड मिला था, ठीक है जी, जिस कोर्ट ने वो बॉन्ड लिया था, दैट इज बेल पे क्या किया था? उस पर्सन को बेल प्रोवाइड की थी।
तो क्या लिखा है, बाय हुज ऑर्डर सच बॉन्ड वाज टेकन और अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे ऑर्डर, क्या द पर्सन फ्रॉम हुम सच अ सिक्योरिटी वाज डिमांडेड। इन ऐसे समझो, मैंने बेल बॉन्ड दिया था, मेरे लिए किसी ने श्योरिटी दी थी और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। आई बात समझ में जी? तो मुझे कोर्ट क्या ऑर्डर करेंगे कि मैं एक नया फ्रेश सिक्योरिटी ला करके दूं, ठीक है जी, विद द डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्डर। एंड इफ सच सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश्ड, तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। एंड इफ देयर हैड बीन अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सच ओरिजिनल ऑर्डर, और अगर आपने नहीं माना, नया सिक्योरिटी मैंने नहीं दी, नया श्योरिटी मैंने नहीं दिया, नया बेल बॉन्ड नहीं जमा करवाया, तो फिर ये माना जाएगा मैंने ऑर्डर का उल्लंघन किया है और उसके प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट, जब आप सीएस बन जाएंगे तो इसलिए आपको बता रहे कि बेसिक आपको पता हो कि अगर सर्च करने के लिए आ रहे हैं आपके कॉर्पोरेट बॉडी पे, आपकी कंपनी में, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि सर्च वारंट है क्या। आ रही है बात समझ में? किसी डायरेक्टर ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है, अब पता लग रहा है अरेस्ट करने वाले हैं, तो आप बता सकते हैं उस समय पे कि आपके एंटिसिपेटरी बेल करवा लेते हैं जी, ठीक है। बेल क्या होती है, ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आई बात समझ में? और इसीलिए बेसिक बेसिक बताया गया है, जैसे सीपीसी में बता दिया प्लेंट कैसे फाइल होती है, एफिडेविट क्या होता है, डिक्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किसके तहत आया है, अपील हो सकती है या नहीं हो सकती, डिक्री क्या होती है, फाइनल जजमेंट क्या होती है, समरी प्रोसीजर लग सकता है क्या, कमर्शियल कोर्ट क्या होते हैं। आई बात समझ में? और अब यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं कि सर्च वारंट क्या होता है, बेल क्या होती है, समन क्या होता है, समन कैसे सर्व होता है, किसको सर्व होता है, ठीक है जी, समन मिलने के बाद क्या करना होता है, बेल की भी कंडीशंस होती हैं, समरी ट्रायल भी होता है। समझे क्या? बोलो भाई। और ये एंटिसिपेटरी का प्रोविजन था, एंटिसिपेटरी बेल, ये एक छोटा सा टॉपिक और पूरा होता। समझ गए? आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, समरी ट्रायल, फिर क्या पढ़ा है जी, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, फिर बेल, फिर एंटिसिपेटरी बेल, और अब क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट सबने पढ़ा है, बोलो भाई। और ये आपका, ये कह लो जी, लिमिटेशन और कॉन्टेनिंग ऑफेंसेस, ये आपके दो ही टॉपिक बचे हैं बीएनएसएस के, ठीक है जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद ना ऑफेंसेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थेफ्ट क्या होता है, स्नैचिंग क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, रोबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग क्या होती है, मिसचिफ क्या होता है। ये बहुत आसान है, एक पढ़ा दूंगा तो भी समझ में आ जाएंगे। पहले आपको बताएंगे कि देखो थेफ्ट क्या होती है, फिर बता देंगे थेफ्ट की सजा क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। आई बात समझ में? किन किन को थेफ्ट मानते, किन किन को थेफ्ट नहीं मानते। स्नैचिंग क्या होता है, उसकी सजा क्या होती है। एक्सटोर्शन क्या होता है, उसकी सजा क्या होती है, किस चीज का एक्सटोर्शन मानेंगे, किसका एक्सटोर्शन नहीं मानेंगे। फिर ये ऑफेंसेस चलेंगे आपके, बस फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आगे क्या बात समझ में? और ऑफेंसेस आसान आसान आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे भाई, बोलो भाई। अब जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था, लिमिटेशन एक्ट क्या करता है जी, बताता है, किस बारे में बताता है, बोलो। टाइम पीरियड बताता था ना कि आप कितने समय में एक्शन ले सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं। उसी तरीके से यहां पे भी कह रहे हैं कि कुछ ऑफेंसेस के लिए क्या बताया गया है आपका, बोलो भाई, टाइम पीरियड बताया गया। यानी कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो एक टाइम पीरियड बता दिया, उतने टाइम पीरियड में क्या कर देना, आप कंप्लेंट फाइल कर देना, उसके बाद आपके उस ऑफेंस की कंप्लेंट नहीं सुनेंगे। क्यों क्यों बोला गया ऐसा? नहीं, कोर्ट का कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा, आपने कंप्लेंट ही नहीं की तो। हाँ, प्रिया ने सही बताया कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे एविडेंसेस गायब होते जाते हैं। आई बात समझ में? तो जितना ज्यादा समय बीत जाएगा उतने ज्यादा समय के बाद फिर उस केस के एविडेंसेस को ढूंढना, विटनेस को ढूंढना, ठीक है जी, सबूत इकट्ठा करना मुश्किल होता जाता है। आई बात समझ में? इसलिए बोला गया है। देखो क्या लिखा है, लिमिटेशन फॉर कॉग्निजेंस, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है जी। वैसे तो देखो क्राइम की कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो, कभी भी। आई बात समझ में? इन जनरल देर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम इन फाइलिंग कंप्लेंट्स अंडर बीएनएसएस, बट डिले से क्या हो सकता है, मे हर्डल द इन्वेस्टिगेशन, रुकावट पैदा हो सकती है किसमें, इन्वेस्टिगेशन में। और फर्दर कह रहे लिमिटेशन एक्ट 1963 भी बताता है लिमिटेशन पीरियड अपील और रिवीजन एप्लीकेशंस के लिए। तो देयरफॉर कह रहे हैं यहाँ पे चैप्टर आपका, ठीक है जी, 38 इंट्रोड्यूस किया गया है किसमें, बीएनएसएस में, जिसने लिमिटेशन पीरियड लगाया है कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए। समझ गए भाई? लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, बोलो भाई। सेक्शन 513 से 519 तक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 514, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन बीएनएसएस,
कह रहे हैं कि एज पर सेक्शन 514 इसको छोड़ के BNSS में अगर और कोई प्रोविजंस दिए गए हैं उनको छोड़ के नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड बिलो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कोई भी कोर्ट आपके केस की सुनवाई नहीं करेगी इन केसेस के जो अभी आपको बताने वाले हैं, अगर उतना टाइम पीरियड बीत चुका है जितना टाइम पीरियड अभी आपको बताया जाएगा। बोलो भाई, ठीक है जी। क्या है पीरियड ऑफ लिमिटेशन? कह रहे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी 6 मंथ्स अगर आपका ऑफेंस था पनिशेबल विद फाइन ओनली, यानी कि किसी ने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें सिर्फ फाइन लगता है तो उस ऑफेंस में 6 महीने तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं सुना जाएगा, कोर्ट कॉग्निजेबल नहीं करेगा, दैट इज कोर्ट उस चीज को नहीं सुनेगा। 1 साल का टाइम पीरियड है अगर आपका ऑफेंस क्या था, पनिशेबल था विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा 1 साल तक की है तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड कितना है? 1 साल। 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है इफ द ऑफेंस क्या है जी, पनिशेबल है कितनी सजा के लिए? 1 साल से ज्यादा परंतु 3 साल तक। समझ गए भाई? 6 महीने का टाइम पीरियड कहाँ है जहां पे पनिशमेंट क्या थी? सिर्फ फाइन। 1 साल का टाइम पीरियड कहाँ है जहां 1 साल तक की सजा है? 3 साल का टाइम पीरियड कहाँ है? 1 साल से ज्यादा 3 साल तक। ऐसे मत लिख के आना 3 साल तक, 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक की अगर सजा है तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड कितना है भाई? बोलो भाई, 3 साल। ठीक है जी, डन। For the purpose of this section, the period of limitation in relation to offenses which may be tried together। कई बार ऐसा हो सकता है ना 3-4 ऑफेंसेस एक साथ चलने हैं। क्या मैंने बताया था ना, घर का ताला तोड़ा गया, चोरी की गई, साथ में किसी को मारा गया है। आई बात समझ में? तो कौन सा केस ट्रीट करेंगे? तो कह रहे हैं यहाँ पे shall be determined with reference to the offense which is punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment। तो कह रहे हैं वहां पे जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट वाला ऑफेंस है उसके हिसाब से लिमिटेशन पीरियड देखेंगे। आगे बात समझ में? एक ऑफेंस किया जिसमें दैट इज ऐसे समझो एक साथ ना 3-4 ऑफेंसेस किए गए हैं। एक ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन लगना है, दूसरे ऑफेंस की सजा 6 महीने तक लिखी है, तीसरे ऑफेंस की सजा 3 साल तक की दी गई है। तो कौन सा ऑफेंस उठाएंगे? 3 साल वाला। तो यानी कि लिमिटेशन पीरियड कितना मिलेगा उन सबके लिए? 3 साल का। आगे ही बात समझ? बोलो भाई। कह रहे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन द लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिलेवेंट डेट देखी जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट अंडर 2 to 3 और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 173। मतलब लिमिटेशन पीरियड कहां से काउंट होगा? तो कह रहे जिस दिन ऑफेंस हुआ है। आई बात समझ में? मान लो किसी के साथ ऑफेंस हो गया, उसे पता ही नहीं ऑफेंस किसने किया है, तो लिमिटेशन पीरियड कैसे काउंट करेंगे? जिस दिन उसे पता लगेगा कि किसने ऑफेंस किया था। घर में चोरी हो गई, बाइक चोरी करके ले गया, कोई पता ही नहीं चला, 4 साल हो गए किसने बाइक चुराई थी। 4 साल बाद पुलिस स्टेशन से फोन आता है और वो बताते हैं क्या कि एक चोर मिला है जी और उसके पास से आपकी बाइक भी मिली है। तो वहां से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा आपका। आई बात समझ? हेलो, देखो भाई, लिमिटेशन पीरियड कहां से शुरू होगा? कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 515 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंडर शेल कमेंस। एक ऑफेंडर के लिए दैट इज उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा? कह रहे ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, या तो उस तारीख से जिस दिन ऑफेंस हुआ है, और वेयर द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस और टू एनी पुलिस ऑफिसर। कह रहे हैं अगर मान लो ऑफेंस हो गया था लेकिन ये पता ही नहीं एग्रीड पर्सन को किसने किया ऑफेंस या पुलिस ऑफिसर को नहीं पता, तो कह रहे फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन और एनी पुलिस ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे ऑफेंडर की बात नहीं हो रही, ऑफेंस की बात हो रही है। जैसे मान लो आप एक शादी में गए 30 दिन के लिए, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ 30 दिन 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद लौटे और घर आकर के देखा कि बाइक चोरी हो चुकी है, किस दिन हुई है बता दो? जिस दिन आपको पता लगा वहां से माना जाएगा। ठीक है जी, क्या पता जिस दिन आप गए उससे अगले दिन ही चोरी हो चुकी है बाइक। तो कह रहे मान लो कोई ऑफेंस हो गया था लेकिन पता ही नहीं कि ऑफेंस हो चुका है, किसी पर्सन के साथ ऑफेंस हो गया, उसे अभी तक पता ही नहीं है कि उसके साथ ऑफेंस हो रखा है। आई बात समझ में? मान लो घर में एक लॉकर रखा है, लॉकर में गहने रखे हैं, ठीक है जी, और आपको ये लगता भी हाँ रखे हैं गहने, ठीक है, एक शादी आई, आपको गहने पहनने थे, लॉकर खोला, देखा लॉकर में से गहने गायब है। वाह, ठीक है जी, आई बात समझ में? आपको ये पता ही नहीं किस दिन चोरी हो चुकी है।
तो कह रहे ऑफेंस हो चुका है ये पता ही नहीं था, या तो पुलिस ऑफिसर को या एग्रीव्ड पर्सन को। आई बात समझ में? सर पुलिस ऑफिसर को कैसे पता लग सकता है? हमें पता लगने से पहले। आप शादी में गए हैं, आपके घर चोरी हो गई है, पड़ोसियों को पता लगा, आपका फोन मिल नहीं रहा, पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया, तो पुलिस को पता लगा है या एग्रीव्ड पर्सन को? दोनों में से जिसको पहले पता लगा वहां से। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। एंड वेयर इट इज नोन, इट इज नॉट नोन बाय हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड, यही नहीं पता ऑफेंस किसने किया था। तो कह रहे द फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन टू द पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन विच एवर इज अर्लियर। कह रहे ये नहीं पता था ऑफेंस किसने किया है, तो कह रहे जिस दिन ये पता लग जाएगा ऑफेंस किसने किया है, विच एवर इज अर्लियर, जिस पर्सन को पता लगा उसको या पुलिस ऑफिसर को पता लगा, दोनों में से जिसको पहले पता लगा है उस दिन को क्या मानेंगे, वहां से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। आई बात समझ में? हेलो, यस, कितनी? देखो क्या लिखा है, इन कंप्यूटिंग द सेड पीरियड, कह रहे लिमिटेशन पीरियड जब भी काउंट करोगे तो वो पहला दिन आप हमेशा हटा देना। द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब जिस दिन से काउंट होना चाहिए उसी दिन को काउंट नहीं करेंगे, ये कह लो चाहे अगले दिन से शुरू होगा। आपको आज पता लगा ऑफेंस हुआ है तो अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड काउंट करना है। डन? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? लिमिटेशन पीरियड में कुछ टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 516 ने बताया, देखो क्या लिखा है, सेक्शन 516 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से केसेस में टाइम पीरियड नहीं काउंट करना? पहला, द पीरियड ड्यूरिंग विच अनदर प्रोसिक्यूशन वाज डिलिजेंटली प्रोसिक्यूटेड, द प्रोसिक्यूशन शुड रिलेट टू द सेम फैक्ट्स एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ। मान लो कह रहे हैं उतना पीरियड काउंट मत करना जितने पीरियड में पहले से प्रोसिक्यूशन चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ना जनरली ऐसे बोलते भी इस केस का फैसला आने तो फिर कंप्लेंट फाइल हो सकती है। आई बात समझ में? तो कह रहे जब तक वो अर्लियर प्रोसिक्यूशन चल रही है तब तक के लिए आपका जो लिमिटेशन पीरियड का टाइम है ये वाला टाइम क्या कर दिया जाएगा, उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरा, द पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन, जब कोर्ट ने ही स्टे लगा दिया था कि अभी स्टे है जी, ठीक है जी, रोक लगा दी थी कि अभी केस फाइल नहीं कर सकते, तो कह रहे फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट टू द डेट ऑफ विड्रॉल, जिस दिन इंजंक्शन लगाई थी वहां से लेकर के जिस दिन इंजंक्शन हटाई है उतने टाइम पीरियड में क्या कर देंगे भाई, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि उसको काउंट नहीं करेंगे लिमिटेशन पीरियड में। तीसरा, वेयर नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज बीन गिवन द पीरियड ऑफ नोटिस, जहां पे नोटिस दिया गया था प्रोसिक्यूशन का, तो जितने समय का नोटिस था दैट इज द पीरियड ऑफ नोटिस, उतने समय को क्या कर देंगे जी, एक्सक्लूड कर देंगे। फोर्थ, वेयर द प्रीवियस सैंक्शन और कंसेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इज नेसेसरी, जहां पे आपको पहले किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे ना एक पॉइंट अभी तो नहीं आपके सिलेबस में, पहले ये पॉइंट आता था कि ना पुलिस ऑफिसर्स पे भी केस फाइल किया जा सकता है विद द, या आर्मी जो पर्सनल होते हैं, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आई बात समझ में? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने में मान लो 7-8 महीने लग गए फॉर एग्जांपल, तो उतने टाइम पीरियड को क्या नहीं करेंगे, लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करेंगे, उसको क्या कर देंगे भाई, एक्सक्लूड कर देंगे उतने टाइम पीरियड को। ठीक है भाई? तो कह रहे द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट और सैंक्शन इंक्लूडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन एंड द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, उस तारीख को जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन को इंक्लूड करके, वहां से लेकर के जिस दिन ऑर्डर आया है उस तारीख को इंक्लूड करके वहां तक, मतलब शुरू से लेके जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है जिस दिन ऑर्डर आया है, ठीक है जी, परमिशन लेने का, उतने टाइम पीरियड को भी लिमिटेशन पीरियड में एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है जी? या ये कह लो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑफेंडर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम टेरिटरी आउटसाइड इंडिया अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में नहीं था ऑफेंडर, जिस दिन इंडिया में आया है उस दिन से काउंट करेंगे। या कह लो जितने दिन वो बाहर था उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे। एंड वो वाला पीरियड व्हेन द ऑफेंडर इज एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ, जब वो खुद को छुपा रहा था या पकड़ में नहीं आ रहा था। डन? अगर आपका लिमिटेशन पीरियड उस दिन खत्म हुआ है, इस दिन जब कोर्ट बंद था, तो आपका ये जो लिमिटेशन पीरियड खत्म हुआ है अगले दिन चला जाएगा व्हेन द कोर्ट रीओपन। समझ गए भाई? डन? नेक्स्ट डे नहीं बोला, वो दिन बोला जब कोर्ट रीओपन होता है। मान लो सैटरडे था छुट्टी थी, संडे था छुट्टी थी, मंडे को 2 अक्टूबर थी, 3 अक्टूबर को ओपन हुआ है मंगलवार को, तो वो वाला दिन माना जाए। डन? श्योर? बोलो भाई। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था लिमिटेशन से रिलेटेड, ये भी पूरा हो गया। डन?
अब एक लास्ट टॉपिक है जो इस लेक्चर में अभी पढ़ेंगे, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो चलते रहते हैं। जैसे आपने ऑफर पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर पढ़ा होगा, याद है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ा? टाइप्स ऑफ ऑफर में कॉन्टिन्यूइंग ऑफर होता है जो ऑफर लंबे समय तक ओपन रहता है। जैसे न्यूज़पेपर जब हम लेते हैं तो ऑफर देते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट करके न्यूज़पेपर देते हैं, हम डेली तो बात नहीं करते ना उनसे। आई बात समझ में? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस मतलब जो चला जा रहा है ऑफेंस। ठीक है भाई। अब क्या होता है, देखो मैं कह रहा हूं, मान लो एक पर्सन ने मर्डर कर दिया इस पर्सन का, ठीक है, डन, बोलो भाई, तो मर्डर हो गया। आगे बात समझ में? इसने क्या किया, इसका मर्डर कर दिया, बोलो भाई, बोलो, क्या ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है? बोलो भाई, हो गया मर्डर, बस। ठीक है जी, ये मर्डर हो चुका है। एक बार मर्डर हो गया, हो गया। डेली डेली चलेगा क्या? लेकिन कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो चलते रहते हैं। ठीक है जी, मान लो जैसे किडनैपिंग की है, आई बात समझ में, तो वो डेली क्या है, एक नया दिन है। या मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना था और वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करेंगे तो ऑफेंस ट्रीट किया जाता है। तो जितने दिनों तक आपने वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया उतने दिनों तक क्या माना जाता है, उसे ऑफेंस माना जाता है। बोलो भाई, ठीक है क्या? तो ना ऐसे ऑफेंसेस, जैसे मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे, तो जब तक पालन नहीं करते तब तक वो क्या होता जा रहा है, ऑफेंस होता जा रहा है। क्यों पढ़ा रहे जी कंटिन्यूइंग ऑफेंस? लिमिटेशन पीरियड किस दिन से काउंट करोगे? ठीक है जी, हर रोज नया लिमिटेशन पीरियड शुरू होता चलेगा। आई बात समझ में? मान लो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आपने अपने कब्जे में ले रखी है, जैसे कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर लेते, बोलो भाई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह पे, है ना? तो जब तक वो है, हर दिन क्या हो रहा है, वो ऑफेंस हो रहा है। कल भी आपका घर मान लो वहां बना हुआ था, ऑफेंस था, आज भी वहां बना हुआ है, ऑफेंस है, अगले दिन भी वही है तो भी ऑफेंस है। तो हर रोज कह रहे जितने दिनों तक वो ऑफेंस चलेगा उतने दिन वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहलाएगा। ऐसे इसको डिस्क्राइब करना है, कोई डेफिनेशन नहीं है कंटिन्यूइंग ऑफेंस की, कहीं नहीं बताया गया, क्योंकि ऐसा इसको ना प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एग्जाम्पल से बताया जाता है कि जनरली कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो होते हैं जो डेली मतलब ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफेंस। आई बात समझ? बोलो भाई, बस ये छोटा सा टॉपिक है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस जो कमिट हो रहा है बहुत लंबे समय के लिए। इट इज नाइदर क्लियरली डिफाइंड इन बीएनएस और नाइदर डिफाइंड इन बीएनएस नॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, वेदर द ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन और नॉट। तो ये तो डिपेंड करता है किस तरीके का ऑफेंस है, समझ गए? साफ स्पष्ट कहीं नहीं डिफाइन किया गया है इसे। द ऑफेंस, कोशिश की गई है थोड़ा बताने की, कह रहे ऐसा ऑफेंस विच इज हैपनिंग और कंटिन्यूइंग अगेन एंड अगेन कम्स इन कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। समझ गए भाई? And in the case of a continuing offense, a fresh period of limitation begins to run at every moment during which the offense continues. समझ गए जी? डन। कुछ केस लो दिए गए हैं जिनमें कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में कुछ बातें बोली गई थी, ये पढ़ लो। जैसे कह रहे इन उदय शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में, क्या कंटिन्यूइंग ऑफेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीआरपीसी। उस समय का केस है। क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज एक्सप्रेशंस व्हिच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉनोटेशन। ये एक ऐसा वर्ड है, कह रहे एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड इन दिस रिस्पेक्ट। तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता जो बता दे कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा होता है। डन, बोलो भाई। इसी तरीके से एक और केस है, ठीक है जी, गोकक पटेल वोल्कॉल लिमिटेड वर्सेस दंदाया गुरुशुद्ध हिरमत। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस में कि द क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस और नॉट, भाई कोई ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है या नहीं है, तो कह रहे ये सवाल मस्ट देयरफॉर नेसेसरली डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या है स्टैट्यूट की, भाई उस ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए क्या लैंग्वेज यूज की गई है। द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड पर्पस इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द पर्टिकुलर एक्ट एज एन ऑफेंस। उस ऑफेंस को बताने के लिए, उस ऑफेंस को उसका नेचर बताने के लिए क्या पर्पस है, ये वहां से चेक किया जाता है कि वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। डन। इसी तरीके से एक और केस लो है जिसमें बोला गया कोर्ट ऑब्जर्व दैट कंटिन्यूइंग ऑफेंस एक ऐसा एक्ट होता है विच क्रिएट्स अ कंटिन्यूइंग सोर्स ऑफ इंजरी। भाई ये एक ऐसा ऑफेंस होता है, ये कह लो, जो एक लगातार चोट पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि एक बार चोट पहुंचाई और बात खत्म। जैसे मान लो किसी का मर्डर कर दिया जाए,
सर फोड़ दिया जाए, हाथ तोड़ दिया जाए, ये तो क्या एक बार हो गया। ठीक है जी। हाँ। अच्छा। ठीक है। गुड़िया कह रही है धीरे धीरे मौत दी जाए, है ना। हम्म, ठीक। और एग्जाम्पल पूछना ना बेटा, दो तीन तुमसे और चीजों के, वो नहीं बताए जाएंगे। कह रहे जहां पे कॉन्टिन्यूइंग इंजरी पहुंचाई जा रही है एंड रेंडर्स द डूअर ऑफ द एक्ट रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सेड इंजरी। आई बात समझ में। और वो डेली क्या कर रहे हैं, मतलब कह लो लगातार एक लंबे समय के पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता जा रहा है, उस इंजरी को पहुंचाता जा रहा है। डूअर मतलब वो एक्ट, वो पर्सन जो करता है, रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए। कह रहे इन केस अ रॉन्गफुल एक्ट कॉजिंग एन इंजरी विच इज कंप्लीट। कह रहे मान लो एक रॉन्गफुल एक्ट, आपने कुछ गलत किया जिससे चोट लग गई एक बारी में, तो कह रहे देयर इज नो कंटिन्यूइंग रॉन्ग इवन दो द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द सेड एक्ट में कंटिन्यू। मान लो किसी का हाथ तोड़ दिया गया, अब ठीक होने में तो समय लगेगा ना। तो कह रहे ऑल दो अब उसका जो दर्द है वो तो कई समय के लिए रह गया, आई बात समझ में, बट वो एक ही बारे में ऑफेंस किया गया, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। हाँ डेली मान लो अगले हॉस्पिटल जाते हैं, प्लास्टर करवा के आते हैं, फिर डेली आके उसका हाथ तोड़ के चला जाता है कोई, तो अब ये क्या है जी, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कह रहे हैं इफ द रॉन्गफुल एक्ट इज ऑफ सच कैरेक्टर दैट द इंजरी कॉज्ड बाय इट इटसेल्फ कंटिन्यूज देन द सेड एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग। ठीक है जी। मान लो चोट ऐसी है जो डेली पहुंचाई जा रही है, मतलब लगातार कंटिन्यू हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग रॉन्ग बोलेंगे। कह रहे फर्क क्या होता है दोनों रॉन्ग में, डिपेंड करता है कि चोट कैसी है। ठीक है जी। एक बार चोट लग के खत्म हो गई तो वो कंटिन्यूइंग नहीं है, अन्यथा वो क्या है जी, कंटिन्यूइंग है। समझ गए। देखो क्या लिखा है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण एंड अनदर्स। एक कंटिन्यूइंग इस केस में ऐसे समझाया गया, अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस इज वन व्हिच इज सस्पेक्टेबल ऑफ कंटिन्यूएंस, जो लगातार चलता आ रहा है और डिस्टिंग्विशेबल अलग है वो किससे, एक ऐसे ऑफेंस से जो एक बारी में कर दिया गया है, वंस एंड फॉर ऑल। कह रहे इट इज वन ऑफ दोज ऑफेंसेस व्हिच अराइजेस आउट ऑफ अ फेलियर टू ओबे और कंप्लाई विद द रूल और इट्स रिक्वायरमेंट एंड व्हिच इन्वॉल्व्स अ पेनल्टी। कह रहे जनरली ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जैसे किसी रूल को कंप्लाई ना करना, ओबे ना करना। मान लो ऐसे बोला गया था कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी डिपॉजिटेड विद रजिस्ट्रार विद इन पीरियड ऑफ 30 days। 30 दिन बीत चुके हैं, उसके अलावा 17-18 दिन और जा चुके हैं, तो कह रहे इस तरीके के ऑफेंस जो लंबे समय तक आप ओबे नहीं कर रहे किसी चीज को, कह रहे द लाइबिलिटी फॉर विच कंटिन्यूज अंटिल द रूल और इट्स रिक्वायरमेंट इज ओबेड और कंप्लाइड विद। कह रहे कब तक चलता है, कह रहे जब ये तब तक चलता है जब तक आप कंप्लायंस ना कर दो, ओबे ना कर लो, उस रूल को ना मान लो। तो कह रहे ऑन एवरी ओकेजन दैट सच डिसओबीडियंस और नॉन कंप्लायंस अकर्स एंड रीअकर्स। कह रहे जब जब आप वो नॉन कंप्लायंस कर रहे हो तब तब देयर इज ऑफेंस कमिटेड। तो कह रहे द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस इज बिटवीन एन एक्ट और ओमिशन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस वंस एंड फॉर ऑल। कह रहे दोनों में ऐसे ही फर्क बोल सकते हैं, यहां से पढ़ लेना कि इन दोनों कैटेगरीज में ऐसे डिफरेंस को समझाया जा सकता है। एक ऐसा ऑफेंस होता है जो एक बारी में ही कर दिया गया, वंस एंड फॉर ऑल, और दूसरा कह रहे हैं एन एक्ट और ओमिशन व्हिच कंटिन्यूज एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्रेश ऑफेंस एवरी टाइम और ऑन ओकेजन ऑन व्हिच इट कंटिन्यूज। ठीक है जी। In the case of continuing offense, there is thus the ingredient of continuance of the offense which is absent in the case of an offense which takes place when an act or omission is committed once and for all। कह रहे कि जो एक ही बारे में ऑफेंस हो जाता है उसमें से एक चीज ये मिसिंग होती है जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में होती है। क्या चीज होती है कंटिन्यूइंग ऑफेंस में, कि वो रूटीन में चलती रहती है। ठीक है जी। ये टॉपिक वैसे ऊपर आना चाहिए था। लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है क्या, कह रहे कोर्ट चाहे तो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी अलो कर सकते हैं अगर आपने डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दी है, या उन्हें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जस्टिस को सर्व करने के लिए जरूरी है अब उस चीज को सुनना। आई बात समझ में। तो लिमिटेशन पीरियड के बाद भी क्या हो सकता है जी, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, सच एन ऑफेंस। ओके जी, डन। ये कह लो यहाँ पे आपके बीएनएसएस के प्रोविजंस पूरे हो जाते हैं मैक्सिमम। इसके बाद ऑफेंसेस शुरू हो जाएंगे, बीएनएस के प्रोविजन शुरू हो जाएंगे और आपको अलग अलग, अच्छा ये ना ऐसे समझो डायग्राम यहाँ आना था, फिर ये बाद में आनी थी ये लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑफेंसेस पढ़ेंगे, फिर कुछ ऑफेंसेस, ऐसे सारे ऑफेंसेस जब पढ़ लेंगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टॉपिक्स को रिवाइज करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द लेक्चर।